प्रॉफिट। नमस्कार, यह मनी मंत्र। मैं हूं पंकज पचौरी और आज मनी मंत्र में हम बात करेंगे उस क्षेत्र की, हमारी अर्थव्यवस्था के, जो कि शायद सबसे ज़्यादा तेज़ी से आगे जा रहा है सर्विस सेक्टर में, और वो है ट्रैवल और टूरिज्म का। गोयल साहब, क्या आपको लगता है कि हम लोगों ने, जिसे कहते हैं कि पुटिंग कार्ट बिफोर द हॉर्स, कि गाड़ी से पहले घोड़ा लगना चाहिए, और हमने घोड़े को जो है पीछे लगा दिया है और गाड़ी आगे चल रही है। हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, कैपेसिटी नहीं बनाई, और आसमान को खोल दिया कि हवाई जहाज, नई जो हवाई सेवाएं हैं वो शुरू कर दी। क्या समस्या इस बात की है? नहीं, ये वैसे आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बाकी कंट्रीज में पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, रोड्स बनती हैं, कनेक्टिविटी बनती है, एयरपोर्ट्स बनते हैं, फिर ओपन स्काई होता है। पर अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की वेट करते तो जैसे पिछले 50 साल से हम वेट कर रहे हैं, हमें आगे और 50 साल वेट करना पड़ता। तो इसलिए हमारी इंडस्ट्री ने पिछले 8-10 साल से ओपन स्काई की डिमांड करी थी, और मुझे खुशी है कि इस टाइम ओपन स्काई हो गया है। अब क्योंकि प्रेशर पड़ रहा है, तो कहा जाता है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो अब क्योंकि प्रेशर है, तो अब प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयरपोर्ट्स भी फटाफट हो गया और इंफ्रास्ट्रक्चर भी फटाफट डेवलप होगा। इस टाइम रूम्स की बड़ी शॉर्टेज है, और गवर्नमेंट को लैंड बैंक्स वगैरह देने चाहिए, लैंड लीज पे देना चाहिए, क्योंकि लैंड की कॉस्ट इतनी प्रोहिबिटिव है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बनेगा और उसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जैसे अंकुर जी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि आज की तारीख में कोई भी एयरलाइन पैसे नहीं बना रही, क्योंकि आधा घंटा तो उसको हवाई अड्डे पे घूमना पड़ता है, क्योंकि एयरपोर्ट पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और कई लोग अपनी फ्लाइटें इसलिए मिस कर देते हैं कि रोड्स टू द एयरपोर्ट एंड फ्रॉम द एयरपोर्ट आर सो कंजेस्टेड कि आधा आधा घंटा आदमी को वेट करना पड़ता है। तो इस टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर इज द नीड ऑफ द आवर। और टूरिज्म इंडस्ट्री, क्योंकि एनपीए गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है रोजगार बढ़ाना और गरीबी हटाना, तो और दुनिया में कोई इंडस्ट्री नहीं है जो इतने ज्यादा रोजगार बढ़ा सके। इनफैक्ट 1 out of every 9 jobs that will be created in the next 20 years will be in the travel and tourism industry, और इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट इकोनॉमी में जॉब्स पे बहुत ज्यादा होता है। तो जो हम ग्रोथ टूरिज्म में देख रहे हैं, अगर हम डबल डिजिट ग्रोथ इकोनॉमी में भी देखना चाहते हैं, तो हमें टूरिज्म को वही प्रायोरिटी देनी पड़ेगी जो कि हमने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को और आज की तारीख में इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री को दी है। अभी भी जो मैनेजमेंट है वो ढंग से नहीं हो पाया है। क्या हमारे यहाँ समस्या ये है गोयल साहब कि जो मैनेजमेंट है, जो बैक एंड है, लोग जाते हैं, 140 लोगों को उतार दिया गया एक फ्लाइट से, अमृतसर से। ऐसा ही वाकया जम्मू में भी देखने को मिला है कि लोगों को उतारा जा रहा है। तो वो एक किसी भी एयरपोर्ट पे आप चले जाइए आजकल, तो हाल वहाँ पर ये होता है कि जैसे सब्जी मंडी होती है, लोग एक दूसरे से झगड़ा कर रहे होते हैं कि पहले मेरा हवाई जहाज लगाओ लाइन में, पहले मेरा लगाओ, और लोग जो है पूरी लाइन जो क्यू हैं वो इधर से उधर भागते लगते हैं। तो क्या मैनेजमेंट जो है वो क्राइसिस में है कि हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं इतनी ज्यादा ग्रोथ को? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हर स्टेट में एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होना चाहिए, पर इसके अलावा एक कोऑर्डिनेशन नहीं है हमारा आपस में। क्योंकि एक तरफ तो हम कैंपेन करके लोगों को बुला रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों को वीजा की डिफिकल्टी है, और हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इतने आगे हैं, पर इलेक्ट्रॉनिक वीजा हमने अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं करा। वीजा ऑन अराइवल की बात हम पिछले 10 साल से कर रहे हैं, पर अभी तक हमने वीजा ऑन अराइवल इंट्रोड्यूस नहीं करा। और इसके साथ साथ अब नए क्षेत्र भी आ रहे हैं, जो एक मेडिकल टूरिज्म है, जो $3 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है, उसका रश भी अब भारत में शुरू हो रहा है। क्योंकि जो एनआरआईज थे या पीआईओज थे, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, डॉक्टर्स, नर्सेज, आज अमेरिका से और यूके से अगर इंडियन डॉक्टर्स और नर्सेज को हटा लिया जाए तो उनकी हेल्थ इंडस्ट्री फेल हो जाए। तो ये डॉक्टर्स ने आके वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स यहाँ पर खड़े करे हैं, और 1/3 में हम हर चीज का इलाज इंडिया में कर सकते हैं ऑन द सेम स्टैंडर्ड। तो ये एक मेडिकल टूरिज्म की भी है, एडवेंचर टूरिज्म है, स्पिरिचुअल टूरिज्म, योगा एंड होलिस्टिक टूरिज्म भी बढ़ रहा है। तो हमें बहुत जल्दी हर 29 स्टेट्स जो हैं, इनमें एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होना चाहिए, ताकि चोकिंग 4, 5, 6 जो मेट्रोज हैं, इनमें चोकिंग ना हो, और सिर्फ टूरिज्म फ्लो हम इवनली स्प्रेड कर सकें पूरे देश में,
और टूरिज्म से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और जो जॉब क्रिएशन है वो भी पूरे देश में हो सके, ना कि सिर्फ दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, बेंगलोर और ये 7-8 मेट्रो जो ये हमारे मुल्क में हमेशा प्रॉब्लम, सारी जो ग्रोथ है, सारी जो ग्रोथ है वो सिर्फ बड़े मेट्रो शहरों में हम यहाँ पर रहती है। तो गोयल साहब, क्या आपको लगता है कि अगर ग्रोथ इतनी हमारी ना भी हो, लेकिन क्योंकि हमें क्वालिटी टूरिज्म मिल रहा है, ये बहुत पुरानी हिंदुस्तान में चर्चा चलती रही है कि आपको क्वालिटी टूरिस्ट चाहिए या आपको क्वांटिटी टूरिस्ट चाहिए, तो क्या वो स्ट्रेटेजी हमारी ठीक चल रही है और काम कर गई है? देखिए, ऐसा है कि वी कैनॉट बी चूजर्स, और ये जो आप फिगर्स बता रहे हैं इनमें एवरेज स्टे जो है इंडिया में वो 21 दिन का है। हांगकांग, सिंगापुर, श्रीलंका में जो एवरेज स्टे है टूरिस्ट का वो 3 या 4 दिन का है। तो नेचुरली, क्योंकि इंडिया सब कॉन्टिनेंट है, अमेरिका और इंडिया इतने बड़े देश हैं, यहाँ पर इतने सारे स्टेट्स हैं, एक्चुअली पूरा यूरोप से भी हम बड़े हैं, तो वी आर लाइक 29 स्टेट्स इन वन। जो हमारे 29 स्टेट्स हैं वो हर स्टेट की यूनिक सेलिंग पॉइंट है और यूनिक कल्चर है, यूनिक लैंग्वेज है। तो जो भी आता है यहाँ पर वो कम से कम 21 दिन, 15 दिन, 35 दिन लंबा टाइम लगाता है। तो इसलिए जो हमारी एवरेज अर्निंग पर टूरिस्ट है वो वर्ल्ड में अमेरिका के बाद या एक आध और देश के बाद है और काफी ऊपर है। बाकी जो हमारे पड़ोसी देश हैं तो इसमें यह जरूरी नहीं है कि हमारे एक हाई यील्ड टूरिस्ट आ रहे हैं। इसका एक और कारण है कि यहाँ पर पोटेंशियल इतना ज्यादा है कि हर स्टेट में 1-1 मिलियन अगर टूरिस्ट आए तो 29 मिलियन टूरिस्ट होने चाहिए। पर हमारा डोमेस्टिक टूरिज्म जो है वो कोई 400 मिलियन के करीब है। तो उससे हमारा सारा जो एग्जिस्टिंग होटल्स हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सस्टेन भी होता है और चोक भी होता है। तो इसलिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें प्रॉपर मैनेजमेंट करना है। एक सीजनैलिटी की भी प्रॉब्लम है और सितंबर से मार्च तक के लिए तो सब कुछ चोक होता है, खासकर मेट्रोज के अंदर। तो एक हमने हमारी जो एसोसिएशन है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स, जिसका मैं प्रेसिडेंट भी हूं, हमने एक होम स्टे प्रोग्राम शुरू करा है। और आज हमारी जयपुर में जो कन्वेंशन चल रही है जिसमें 1,500 लोग पूरे भारत से आए हुए हैं, हम यह डिक्लेयर करने जा रहे हैं कि आयटो कम से कम 50 होटल्स बजट के और हर किस्म के बनाएगा आने वाले 3-4 सालों के अंदर। और 3 होटल हमने केरला में, जहां पिछले साल हमारी कन्वेंशन थी, वहां ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं। और 3 होटल हम राजस्थान में शुरू करेंगे जिनको टूर ऑपरेटर्स होटल हम कहेंगे। और इस तरीके से एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है। पर अफसोस की बात तो यह है कि जो बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारी सरकार और जुडिशरी सील करे जा रही है। कोई 10,000 रूम दिल्ली में हैं, जिनको आधे रूम्स को सील कर दिया गया है। और आने वाले दिनों में एग्जीबिशन, वर्ल्ड ट्रेड फेयर आ रही है, फिर ये कॉमनवेल्थ गेम्स, लेकिन उससे ये भी मालूम पड़ता है होने जा रहा है। लेकिन गोयल साहब, उससे ये भी मालूम पड़ता है कि कितना और इनकी सीलिंग्स नहीं खोली गई, कि कितना डिसऑर्गेनाइज्ड है हमारा जो होटल सेक्टर था दिल्ली का, कि 10,000 रूम जो है वो म्युनिसिपल जो लॉज हैं उसके खिलाफ चल रहे थे। तो इसमें तो जो ऑपरेटर हैं, होटल ऑपरेटर, उनकी भी गलती है, सरकार की भी गलती है, म्युनिसिपल जो अथॉरिटीज है उनकी भी गलती है कि सबने मिल करके एक मैस उसमें क्रिएट कर दिया। वो उनको नहीं, हमारे जो ऑपरेटर्स हैं वो सारे गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हैं, इसलिए हम उनको पैट्रोनाइज नहीं करते। पर अगर उनको रिकॉग्नाइज कर दिया जाए तो जो इस टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर का कंस्ट्रेंट है वो कुछ थोड़ा कम हो जाएगा और हमारे रिकॉग्नाइज्ड टूर ऑपरेटर्स उनको यूज करना शुरू कर देंगे। पर क्योंकि वहां पर जो मिडिल क्लास और गरीब टूरिस्ट आता है, डोमेस्टिक टूरिस्ट उनको यूज कर रहा है, तो हमारे जो 5 स्टार होटल्स हैं उनके ऊपर प्रेशर थोड़ा कम होगा। पर अगर इन सबको बंद कर दिया जाएगा तो रिजल्ट ये होगा कि 5 स्टार होटल्स जिन्होंने आज लूट मचाई हुई है, आज $300 से कम कमरा नहीं मिल रहा, वो $500 का कर देंगे। तो इंडिया आउट प्राइस हो जाएगा और जो विदेशी टूरिस्ट भी है वो इंडिया को ओवरफ्लाई करके थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर वगैरह, जहां आपको $60 से $100 के अंदर कमरा मिल जाता है, वहां चले जाएंगे। तो हमारा जो है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है और साथ में सेंटर और स्टेट में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन होना
हमारी प्लानिंग के अंदर और उसकी एग्जीक्यूशन के अंदर आज बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दाएं हाथ को ये नहीं पता कि बाएं हाथ क्या कर रहा है। अगर हम एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक कैंपेन कर रहे हैं, दूसरी तरफ एम्बेसीज में वीजा देने के लिए स्टाफ नहीं है और एम्बेसी के बाहर वीजा की लाइनें लगी हुई हैं, लोग त्राही त्राही मची हुई है, तो ये एक जो केओस कंट्री में क्राइसिस सिचुएशन पैदा हो रही है। अर्जेंटली हमें सबको मिलके बैठना है, क्योंकि जो लॉ है वो इंसान के लिए बना है, इंसान लॉ के लिए नहीं बना। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष जी।